नमस्कार, मैं पी सोलोमन। आज जिस तरह से हम लोग का इंडियन पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था, इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर में आप पढ़ेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, यानी भारत में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्या हमारे यहाँ अभी सिनेरियो है, कितना हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तथा सरकार की इस पर किस तरह के कह सकते एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या सरकार की परिकल्पनाएं हैं, दोज एक्टिविटीज़ आई विल डिस्कस हियर। तो आज का एपिसोड में हम पूरा का पूरा जो हमारा होगा वह भारत का रिन्यूएबल एनर्जी की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि हम पूरी दुनिया के बेस को देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो हमारा इंडियन रिन्यूएबल जो एनर्जी जो सेक्टर है, यह पूरी दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट एंड दिस सेक्टर गॉट द फोर्थ पोजीशंस। तो दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में भारत का चौथा पोजीशन आता है। इस आधार पर यदि देखिएगा तो रैंक वाइज हमारे क्षेत्र में 2018 के यदि हम डेटा को देखते हैं तो 2018 से भारत की जो स्थिति है, चाहे हम विंड पावर की बात करें जिसको हम लोग पवन ऊर्जा बोलते हैं, तो विंड पावर में इंडिया गॉट फोर्थ पोजीशन। यदि हम सोलर प्लांट या सोलर पावर की चर्चा आप करते हैं तो इंडिया का फिफ्थ पोजीशन है, और साथ ही साथ इंडिया आल्सो रिमेन ऑन द फिफ्थ पोजीशन ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिंस 2018। यानी 2018 से भारत का जो हमारा पावर इंस्टॉलमेंट जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसमें भी भारत शुरू से कह सकते हैं 2018 से ही पाँचवा पोजीशन बना करके अभी तक उपस्थित है, पाँचवा पोजीशन बना करके अभी तक स्थिर है। ठीक है। उसके बाद यदि हम अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द क्लाइमेट स्कोप रिपोर्ट 2018 को देखते हैं तो 2018 के जो हमारा क्लाइमेट स्कोप रिपोर्ट है, एज पर द क्लाइमेट स्कोप रिपोर्ट ऑफ 2018 वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू नो अबाउट दैट इंडिया गॉट सेकंड पोजीशन in emerging economy to lead to the transitions to the clean energy। यानी यदि हम देखेंगे तो क्लीन एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो भारत 2018 से क्लाइमेट स्कोप जो हमारा रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत सेकंड पोजीशन लेकर के दुनिया में आ जाती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ एनर्जी का जो डिमांड है, यानी ऊर्जा का जो हमारे यहाँ डिमांड है, तो एनर्जी डिमांड को खास तौर पे हम कह सकते हैं कि 2040 तक ये हमारी सरकार की, हमारे देश की जो एक्सपेक्टेशंस है वह 15,820 TWH का मतलब होता है टेरावाट आवर्स। यानी अभी भारत का जो एक्सपेक्टेशन है वह है 2040 तक टिल 2014 भारत का हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पहुंचाने का लक्ष्य है 15,820 TWH टेरावाट आवर्स। ठीक है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की जो पोजीशन होगी वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप कह सकते हैं, एक वाइटल रोल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं इंडिया विल परफॉर्म टिल 2040 तक भारत का स्थिति जो होगी वह बहुत इंपॉर्टेंट महत्व के साथ आ सकती है। साथ ही साथ हम कह सकते यदि हम पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट की बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट का जो हमारा कमिटमेंट हुई थी उस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक महत्वाकांक्षी टारगेट को लेकर के आया था, और यह टारगेट था कि 2022 तक हमारे यहाँ का जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी उसकी जो कैपेसिटी होगा वह 175 गीगावाट का होगा, यानी 175 गीगावाट का 2022 तक हमारे यहाँ का रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी हो जाएंगे, जिनमें से एडिशनली आप कह सकते हैं कि 100 गीगावाट का जो होगा वह हमारा खास तौर पे सोलर कैपेसिटी का एडिशन होगा, और साथ ही साथ 60 गीगावाट का जो होगा, 60 गीगावाट का जो होगा वह हमारा विंड पावर हमारा कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। विंड पावर का मतलब होता है पवन ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि 2022 तक भारत की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्कोप है, इस स्कोप में निरंतर कह सकते हैं इन्हांस करने की जो कोशिश की जा रही है वो इसमें विद्यमान है। सरकार के इसमें प्रयास जो है लगातार चलते जा रहे हैं। यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिन्यूएबल पावर एनर्जी की यदि हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इस
कंसेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वह प्लान है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमारा कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सके, और इसको लेकर के सरकार अपने आप को प्रयासरत है, जिसके आधार दिया गया है कि 2030 तक विद इन 2030 यानी 2030 तक भारत का आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी होगी वह 500 गीगावाट का होगा, यानी 500 गीगावाट 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और यह सरकार की कह सकते हैं प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे सरकार के काम होना। अब यदि इसको आप मार्केट वैल्यू के देखिएगा तो मार्केट वैल्यू में आप देख सकते हैं कि फरवरी 2020 तक, यानी जो अभी हमारा फरवरी हुआ वह फरवरी 2020 तक के आप देखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारे भारत में अभी तक जो इंस्टॉल्ड हो गए हैं वह 86.75 गीगावाट का होगा, यानी 86.75 गीगावाट का हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, जिनमें से आप कहिएगा कि 34.40 यानी 34.40 गीगावाट जो है वो हमारा सोलर एनर्जी का पार्टिसिपेशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। वेयर एज आप कह सकते हैं 37.66 गीगावाट यानी 37.66 जो गीगावाट होगा वह हमारा विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको पवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। इसमें और आप बायोमास, तो बायोमास की इसमें जो कंट्रीब्यूशन होती है 9.80 गीगावाट का होता है। और यदि आप स्मॉल खास तौर पे हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो स्मॉल हाइड्रो पावर में इसको जो एनर्जी होगी वह 4.6 गीगावाट का होगा। तो ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सरकार की जो 2020 का हम जो फरवरी देखा तो 2020 के फरवरी तक हमने देखा कि सरकार की जो योजना थी, ये योजना के तहत हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है वह 86.75 गीगावाट होगा, जिसमें हमने आपको हर कंट्रीब्यूशन को बताया, चाहे वो हमारा सोलर एनर्जी का हो, चाहे वो हमारा विंड एनर्जी का हो, चाहे हमारा बायोमास एनर्जी का हो, चाहे हम कह सकते हैं कि स्मॉल हाइड्रो पावर की जो कंट्रीब्यूशन है उसका हो। तो ये फरवरी 2020 तक। और साथ ही साथ इसमें आप एडिशनली कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी आप कह सकते हैं कि भारत में जो हमारे पास ऑफ ग्रिड जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है इसको भी निरंतर कह सकते हैं इन्हेंसमेंट किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं इसको ये अदा करने में लगा हुआ है। इन दिस सिनेरियो वी हैव टू स्टडी अप टू फरवरी 2020 यानी फरवरी 2020 तक आप देखिएगा तो भारत में हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो हमारे पास वेस्ट एनर्जी का जो जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है, तो वेस्ट एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है उनमें हम कह सकते हैं अभी भारत की स्थिति जो है वह 139.80 मेगावाट बन चुका है। यानी हम वेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, वेस्ट एनर्जी में भारत अभी जो अपने कैपेसिटी को जो जनरेट किया है, यानी अपने कैपेसिटी को जो बढ़ाया है या बनाया है और बना करके स्थिर जो कंटेंट किया है या कह सकते हैं रिमेंड हुआ है वह हमारा 139.80 मेगावाट है। जबकि यदि आप बायोगैस गैसीफायर्स की बात करते हैं या बायोमास गैसीफायर्स की बात करते हैं तो इनमें हमारा यानी कह सकते हैं 9806.32 मेगावाट इसमें हो चुका है। तो ओवरऑल यदि आप करते हैं तो इसको आप यदि मेजरमेंट में ले सकते हैं तो इसमें हमारा वेस्ट एनर्जी का कैपेसिटी होगा 139.80 मेगावाट, जबकि उसके यदि हम बायो मास गैसीफायर की बात करते हैं इसमें 9806.32 मेगावाट का इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी एक एम्बिशियस जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि हमारे एनर्जी को कैपेसिटी को हम कैसे इन्हांस करें, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखा जा रहा है। और जिस तरह से कंजप्शन है, जिस तरह से डिमांड है, उस पर भी सरकार कार्य कर रही है और इसको इन्हांस करने की भरपूर हम कह सकते हैं कोशिश भी किया जा रहा है। दूसरी बात यदि हम बात करते हैं तो यदि हम अकॉर्डिंग टू डेटा देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2017 ब्लूप्रिंट यानी 2027 ब्लूप्रिंट जो सरकारी डेटा है उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो लक्ष्य है, ठीक है, तो इंडिया का लक्ष्य है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब 2027 तक जो हमारा ब्लूप्रिंट है 2027 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी 275 गीगावाट हो जाना चाहिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा 275 गीगावाट का एनर्जी उपलब्ध होना चाहिए। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 72 गीगावाट का चर्चा किया गया है। हम न्यूक्लियर यदि एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी में 15 यानी 15 गीगावाट की चर्चा की गई है। और अदर यदि आप जीरो एमिशंस सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें हमारा 100 गीगावाट की चर्चा की है। यानी यदि हम अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ऑफ 2027 देखते हैं, 2027 के ब्लूप्रिंट देखते हैं तो 2027 तक हमारे यहाँ जो एनर्जी की जो कैपेबिलिटीज़ होगी और कह सकते हैं एनर्जी को जो इंस्टॉलमेंट होगा और इंस्टॉलेशंस जो होगा वह सरकार की कैपेसिटी जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से
आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट कर करके एक जगह लाने की कोशिश किया जाएगा। उसके अलावा इसको आप एक टिप्पणी या आप कह सकते हैं इसको एक रिमार्केबल नोट्स के आधार पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं कि जैसे यदि हम बात करते हैं पोटेंशियल कैपेसिटी को, और ख़ास तो पोटेंशियल कैपेसिटी में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रहे हैं, इस आधार पे कह सकते हैं कि 363 प्लस गीगावाट का जो हमारा एनर्जी है वह बढ़ चुका है। और इस आधार पे सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो राजनीति मतलब नीति है, पॉलिसीज़ है, उसको उन्होंने फोकस किया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। 363 प्लस जो हमारा गीगावाट का भी रिन्यूएबल एनर्जी, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और इसमें सबसे यदि महत्वपूर्ण यदि हम कह सकते हैं स्थान या महत्वपूर्ण यदि हम वाइटल रोल को हम कह सकते हैं जो भूमिका निभाने वाला भारत का क्षेत्र होगा वह हमारा नॉर्थर्न इंडिया होगा। और नॉर्थर्न इंडिया को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत जल्द कम समय में कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे इंडिया में है उसका एक हब बनने की कोशिश करेगा। हब बनने की इस पे एक्सपेक्टेशन को दर्शाया गया है। अब हम यदि बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू DPIIT, यदि हम DPIIT की रिपोर्ट को देखते हैं भारत सरकार के तहत, तो भारत सरकार का DPIIT का रिपोर्ट है कि FDI जो हमारा है यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वह हमारा अप्रैल 2000 से लेकर के दिसंबर 2019 तक हमारा 9.1 US$ में हमारा बिलियन में पहुंच चुका है। यानी मात्र हम कह सकते हैं 19 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसको हम कह सकते हैं अभी वर्तमान की स्थिति यदि हम देखते हैं तो दिसंबर 2019 तक के यदि हम स्थिति देखते हैं तो उसके बाद जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आई है। हर देशों के साथ हुआ, चाहे वो भिन्न भिन्न सेक्टर है, हर क्षेत्र हर सेक्टर इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रभावित हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आप यदि देखिएगा तो अप्रैल 2000 से लेकर के दिसंबर 2019 तक हमारे यहाँ FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी में 9.1 US$ बिलियन में आ चुका है। इस आधार पर आप देखेंगे कि सिंस 2014 यानी 2014 से अभी तक भारत में 42 US$ यानी 42 बिलियन US$ से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्ट कर चुका गया है भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। 42 बिलियन US$ से भी ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा 2014 से अभी तक। सबसे पहले पॉइंट याद कीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यदि हम न्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी में न्यू इन्वेस्टमेंट जो हो रही है हमारे देश में वह अभी तक पहुंच के आ गया है 11.1 बिलियन US$ में। हमारा 2018 तक ये डाटा आता है कि 2018 तक न्यू एनर्जी जो है या न्यू इन्वेस्टमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इसमें 11.1 बिलियन US$ पहुंच चुका है 2018 तक। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एनर्जी का जनरेशन हो रही है, जिस तरह से कंजप्शन हो रही है, जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चाहे वो हमारा इंडिजिनस हो चाहे हमारा फॉरेन हो, दोनों जगह की इन्वेस्टमेंट इसमें कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है। उसके अलावा आप यदि देखते हैं तो अप्रैल 2019 के डेटा पे आप जाइए तो अप्रैल से दिसंबर 2019 के अप्रैल से दिसंबर तक के आप डेटा देखिएगा तो लगभग आप कह रहे हैं 36,729 करोड़ रुपया, 36,729.49 करोड़ रुपया, यानी जो आपको US$ में 5.26 बिलियन US$ पड़ जाता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो गई है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये हमारा प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट हुई है, और खास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, या कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या उस सेक्टर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के चैलेंजेस हैं वे सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए या उसमें अपने इंटरप्रिटेशंस और एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियां जो हैं वह 36,729.49 करोड़ जो हमारा US$ का 5.26 बिलियन US$ में आ जाता है। सरकार ने इसमें खास तौर पे प्राइवेट कंपनियां ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अगला यदि हम बात करते हैं तो इसमें इस मार्केट को बढ़ाने के लिए हमारा ब्रोकफील्ड एक कंपनी है जो ब्रोकफील्ड जो है वह US$ का 800 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी है रिन्यूएबल पावर एनर्जी में, रिन्यूएबल आप कह सकते हैं एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो यदि हम रिन्यू पावर को देखते हैं या सपूर्जी हमारे जो पोलांजी, ये दोनों जो है एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। तो रिन्यू पावर और कह सकते हैं संपूर्जी पोलांजी, ये दोनों की जो इन्वेस्टमेंट हुआ 750 करोड़ रुपया का, जो हमारा 0.11
बिलियन यूएस डॉलर में होता है। इसका मुख्य कार्य है कि उत्तर प्रदेश में आप कह सकते एक फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो 150 मेगावाट का होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारा फ्लोटिंग पावर जो प्लांट है, फ्लोटिंग पावर जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो 150 मेगावाट का होगा, इसको लेकर के ये दोनों कंपनियां ने इन्वेस्टमेंट की है जो 750 करोड़ रुपया का है। अब उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस पे सरकार की क्या रिएक्शन है, सरकार क्या इस पे इनिशिएटिव्स कर रही है। तो वी हैव टू नो सेवरल इनिशिएटिव्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज आल्सो इनिशिएटिंग सेवरल प्रोपेगेंडा, सेवरल वी कैन से पैरामीटर बाय विच FDI और इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट कैन बी अट्रैक्टेड। तो जिसके द्वारा हम कह सकते हैं चाहे वो हमारा विदेशी इन्वेस्टमेंट हो चाहे हमारा देश का इन्वेस्टमेंट हो, उसको हम कैसे अपने ओर हम कह सकते हैं आकर्षित कर सकते हैं। इस पर सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के शुरुआत है, भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि उन्होंने इनिशिएशन को भी लाया है। इस आधार पे आप देखिएगा तो भारत सरकार जो है उन्होंने आगे की प्लान को लेकर के उन्होंने कहा है कि भैया 30 जो गीगावाट होगा रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ ही साथ इसको सरकार ने इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं 30 जो गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा इसको जनरेट करने के लिए तथा इस कंपनी को आपका से इंस्टॉल्ड करने के लिए सरकार तत्पर राजी है। और इस एक्टिविटीज़ को खास तौर पे जो हम कह सकते हैं स्पेशली जो हमारा फील्ड होगा वह भारत के वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन जो खास तौर पे कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, वे सारे बॉर्डर को कह सकते हैं कि एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस पे भी काम कर सकती है। और साथ ही साथ कह सकते हैं जो हमारा आसपास जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ भी आप कह सकते हैं मार्केटिंग का भी सौदा किया जा सकता है। तो इस आधार पे हम 30 गीगावाट के जो भारत सरकार की जो प्लान है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम वेस्टर्न बॉर्डर तक इसको पहुंचाएंगे, इसमें हमारा गुजरात तथा राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कंप्लीट रूप से हम कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर जो प्लांट है दिल्ली के आपको राजघाट में, तो दिल्ली के राजघाट में जो थर्मल पावर प्लांट है उसको दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से शट डाउन करने के लिए डिसाइड कर लिया था, निर्णय कर लिया था। और उसके पीछे रीजन थी कि वो कहता था कि 5000 किलोवाट जो सोलर पार्क होगा उसको वो उसमें तब्दील कर देंगे, उसमें डेवलप कर देंगे। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी की किस तरह से एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यू हाइड्रो पावर जो पॉलिसीज़ हैं, तो न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी जो हैं उसको 2018 से लेकर के 2028 तक जो सरकार है उसको एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस आधार पे कह सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए सरकार अपने देश में पूर्ण रूप से कह सकते हैं निर्भर हो चुकी है, इस पे भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को भी कर रही है। तीसरी महत्व के बाद चौथी महत्वपूर्ण आप बात देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उस आधार पे आप देखिएगा कि जो रिन्यूएबल हमारा एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भारत में जो टोटल इंस्टॉल्ड जो हमारा पावर प्लांट है या पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वह 2030 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी 55% उसके लिए अकाउंटेबल हो जाएगा या कह सकते हैं उसके लिए जिम्मेवार होगा, या 55% जो टोटल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह हमारा कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी का हो जाएगा। उसके अलावा आप यदि इसमें महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं तो महत्वपूर्ण बात के साथ आप कह सकते हैं जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के आधार पर देखेंगे कि जिस तरह से सरकार के जो इन्वेस्टमेंट हुआ या जो प्रोजेक्ट को जिस तरह से बढ़ाया गया, तो इसमें आप देखिएगा कि 2012 में जो था 4926 यानी 4926 जो हमारा टेरावाट जो आवर्स थे उससे 2040 तक 15280 टेरावाट आवर्स करने की परियोजना है और इस पे सरकार कह सकते हैं कार्य भी कर रही है। इसके अलावा यदि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी देखते हैं तो विश्व में प्रथम हमारा भारत ऐसा देश होता है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए एक कह सकते हैं मिनिस्ट्री का निर्माण करती है, और यह मिनिस्ट्री का निर्माण सबसे पहला भारत करता है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी जो हमारा डिपार्टमेंट है, इस आधार पे हमारे यहाँ अभी तक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ है, यानी उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वाजिब हुआ है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उस आधार पे हम अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2020 तक के यदि हम हिस्ट्री को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, तो इस आधार पे हम देखेंगे कि 9.22
बिलियन यूएस डॉलर का हमारे यहाँ मार्केटिंग या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो चुका है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी में कहीं ना कहीं इजाफा कर रहा है और उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का हम देख सकते हैं। अब आप यदि देखते हैं तो 2028 तक के जो हमारे सरकार की जो प्लान है, सरकार की जो प्रोपेगेंडा है, उस आधार पे कह सकते हैं कि इंडिया जो होगा वह रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को और ख़ास तौर पे अपने आप को जो इन्वेस्टमेंट होगी उस इन्वेस्टमेंट में इसकी जो टोटल वैल्यू होगा वह 500 बिलियन का होगा। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से और ये सारे के सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो हमारे देश की जनसंख्या, जिस तरह से देश की जनसंख्या हो रही है, जिस तरह से इसमें कह सकते हैं उद्योग धंधा या जनसंख्या की विस्तृत पैमाना को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को जारी रखना, ऑक्यूपेशन तथा बिजनेस मार्केट को इनफ्लो करना, इजाफा करना, ये सारे एक्टिविटी से स्पष्ट होता है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है और भी बन चुका है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था या अभी वर्तमान तक जो हमारे यहाँ डेटा था, वे सारे डेटा को मैं आपके सामने उपलब्ध करा दिया। दूसरे एपिसोड में फिर मैं कोई और सेक्टर लेकर के आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।